और इवन मैं ये कहती हूँ, देखो मेरा पढ़ाई ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी इंटरव्यू के लिए। इससे क्या होता है ना, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो पुराने इंटरव्यू के लिए भी इवन, और उसके फंडामेंटल क्वेश्चंस खुद से पूछ के सॉल्व करते हो, तो तुम्हारा वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना इंटरव्यू के टाइम पे, तुम्हारा माइंड क्लिक हो जाता है वहां पे। हाँ, ये तो अगर बात तुम सही है, बिल्कुल डायरेक्टली सही है। क्योंकि मैंने जो थ्योरी पे ऑब्जर्व तुम किया हुआ है, जाओगे ना, हाँ हाँ, और बहुत बार थ्योरी होता है पे कि हमें जाकर के कंक्लूजन माइंड रिजल्ट इनएक्टिव हो पता जाता रहता है। है, हाँ हाँ और हाँ उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अप्रोच इसमें करते कैसे थे, क्योंकि कंपटीशन के लिए तो हमें ट्रिक और कंसेप्ट रिजल्ट ही चाहिए, प्रूफ नहीं पता रहता, और इंटरव्यू में आपका हम्म, प्रूफ भी शामिल हो जाता है, बस हाँ, अंतर इतना ही है। तो अगर पहले प्रैक्टिस किए तो अपने आप दिमाग जैसे को एक था ऑटोमेटिकली ना क्लिक कि करेगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं नेट के उसमें। तो मैंने देखा था कि एक जगह इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था ये वाला कैसे चीज। हुआ, तो मतलब तुमने अगर हाँ हाँ, तुमने अगर क्वेश्चन करे हुए हैं, कुछ था रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ये था ना जो वो था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो अब देखो, तुमने क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करे, थ्योरी पढ़ के गए हो सिर्फ रैंक की डेफिनेशन, तुम क्या प्रूफ कर पाओगे उससे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे विद प्रूफ्स, मैं ये नहीं कहती सिर्फ आंसर मैच करना, विद प्रूफ्स तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तुम्हारे माइंड में उस टाइम पे क्लिक हो जाती है चीजें। तो थोड़ा मेरी बहुत स्ट्रेटेजी हमेशा से यही रही है। प्रैक्टिस की हो तो थोड़ा हाँ बहुत तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा। हाँ 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 हाँ, वो तो है। लेकिन यार ऐसा होता है कि मैं जैसे जब मैंने नेट की प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैं आंसर पे मेरा मेन फोकस रहता था कि आंसर आते रहे फटाफट से ट्रिक्स लगा के। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे मैंने वो चीज नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था वहां पे मुझे आंसर नहीं मैच करना, इंटरव्यू में प्रूफ देना है मुझे। तो जैसे ही मैं एक क्वेश्चन उठाया, उससे रिलेटेड फंडामेंटल क्वेश्चन अपने माइंड में सोचे मैंने क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हो गई, कुछ थ्योरम्स हो गई, तो उसके थ्रू से मुझे काफी सारा कवर हो गया थ्योरी मेरा एक क्वेश्चन से, सोचो। तो हाँ, वो तो जो ये स्ट्रेटेजी। प्रैक्टिस करने का हाँ बेस्ट, हाँ जो सेल्फ स्टडी करते हैं, बाकी हाँ, कोचिंग वाले तो जैसे कोचिंग वाले गाइड करेंगे उस टाइप से कर ही लेंगे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं भी हर किसी को यही बोलता हूँ, तुम ये नहीं कि एक क्वेश्चन उठाओ उसका सोल्यूशन कर दो, एक क्वेश्चन के भाई तुम 10 क्वेश्चन कवर कर लो। तुम खुद ही से सोचो ना, रैंक से पूछा है या आइगन वैल्यू से पूछा था, आइगन वैल्यू से क्या और भी कुछ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मान लो तुम्हें हाँ हाँ, सम वही पूछा है तो तुम चीज। प्रोडक्ट वाला कर सकते हो। उसको अपने दिमाग को ब्रॉड करके सोचो, तो उस तरह तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ वही। और जैसे तुमने लिस्ट जो दी नहीं थी इंटरव्यू में, क्वेश्चन पूछे हुए बच्चों ने अपना डाला था, तो उस दिन मैंने देखा था, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चंस मैंने देखे जो एग्जाम प्रिपरेशन में हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए थे वहां पे इंटरव्यू में। देखो बेसिक डेफिनेशन सबको आता है, लेकिन प्रूव करने के लिए तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, तुम्हें सिर्फ ये बोला जाएगा कि थ्योरी पढ़ो, हो गया। लेकिन माइंड बहुत इनएक्टिव हो जाता है थ्योरी पढ़ के, मुझे पता, मैं इतनी बोर हो गई थी थ्योरी पढ़ के, और माइंड नहीं चलता बिल्कुल पढ़ते पढ़ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकालिका मैथ्स। आज के हमारे इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ हैं कविता सामंत, जो रिसेंटली शिवनाथर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ली है। तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का मेरा मोटो ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनके पास नेट JRF है उन्हीं को पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। हमारे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फ्रेंड सर्कल में ही हैं, जिनका जो सिलेक्शन हुआ वो नेट गेट का उसमें कोई रोल नहीं रहा है। इन्होंने रिटन एग्जाम दिया है, इसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जैसे भी हुआ है, तो हम आगे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उनका स्ट्रेटजी क्या रहा, उन्होंने क्या प्लान बनाया था। क्योंकि शिवनाथर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अपने आप में बड़ी बात है, कि जो इंस्टीट्यूट 50,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो उसका एग्जाम भी बहुत टफ ही होता होगा। और बहुत सारे बच्चों के बीच में खौफ भी है कि इस यूनिवर्सिटी का बहुत एग्जाम टफ होता है। और जैसे आईटी वगैरह का होता है, तो आईटी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी अपने आप में कहा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। ये आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप भी प्रोवाइड करती है, और बहुत सारे ऐसे प्रोवाइड करती है जो आपको रिसर्च इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम आगे जानते हैं कि इनका क्या स्ट्रेटजी रहा, इन्होंने क्या प्लान किया। और कविता जी, शायद आपका एमफिल भी है? हाँ, मेरा एमफिल भी है। पहले आप तो ये बताइए कि आपका स्ट्रेटजी क्या रहा, क्योंकि इससे आगे हम धीरे धीरे वन बाई वन स्टेप बढ़ते जाएंगे। पहले लोगों को यही जानना होता है कि हम कैसे तैयारी करें, क्या प्लान बनाएं कि हमारा एडमिशन हो, सिलेक्शन हो। तो आप कुछ इस पे कुछ अपनी हाँ भावना श्योर। रखें। फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हेयर। सो मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो मेरे आफ्टर एमफिल मेरा जो प्रिपरेशन रहा है 2-3 मंथ्स का, तो मैंने किस तरीके से प्लानिंग करी पीएचडी में एडमिशन लेने का, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफली। ओके,
तो फर्स्टली आप अपनी प्रिपरेशन से पहले एक स्ट्रेटेजी को एक प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक सबसे पहले आप ये देखिए आपके पास नेशनल लेवल के कौन-कौन से एग्ज़ाम क्लियर है, राइट? देन उसके बाद आप एक लिस्ट रेडी कीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च इंटरेस्ट और लोकेशन एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स लाइक आप उसके अकॉर्डिंग एक प्रेफरेबल लिस्ट तैयार कीजिए इंस्टीट्यूट की और यूनिवर्सिटीज की जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पे भी ओपन है एडमिशन एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई देयर। सो दिस इज नॉट द वे। आपको प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रिपेयर करना जरूरी है अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड वन मोर थिंग, आप ऐसा नहीं कि एक आपका एरिया है और आप उसी में ही एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बट मैं सजेस्ट यही करूंगी कि अपने 2-3 एरिया सजेस्टेड एरिया जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब सिमिलर एरियाज हैं, उस पे भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग उस लिस्ट को प्रिपेयर कीजिए। एंड तो क्या देन एक चीज मैं जानना चाहूँ, क्या आपने फर्स्ट टाइम शिवनाथर यूनिवर्सिटी में दिया था या इससे पहले भी कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ट्राई किया था? नहीं नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम ही था बिकॉज मेरा एमफिल मार्च में फिनिश हुआ। देन उसके बाद जो मेरा अटेम्प्ट होता है वो जून जुलाई का ही होता है। सो मेरा क्या ये मतलब था आपके कि अच्छा एमफिल है, तो क्या इस सिलेक्शन में एमफिल का भी कोई योगदान रहा है? हाँ, एमफिल मेरे इस लाइक मास्टर्स में मेरे पास कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था एज सच बिकॉज मैंने कोई प्रोजेक्ट एज सच किया नहीं था। बट आफ्टर डूइंग एमफिल मुझे जो एक रिसर्च एक्सपीरियंस मिला है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे पीएचडी एडमिशन में। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं सो मैं सिर्फ आंसर को क्रैक करने में बिलीव नहीं करती। मैं ये बिलीव करती क्या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम खुद से पूछ के अपने उनको प्रूफ करके देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप सिर्फ आंसर लाने के लिए आप कुछ भी ट्रिक्स करके आप आंसर ले आए, बट वो वर्क तो कर जाएगा आपको किसी भी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। बट किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करना है सो आपको उसके लिए उसके फंडामेंटल क्वेश्चन पूछने बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो आपका रिसर्च एरिया है। लाइक आपको एल्जेब्रा में वर्क करना है इन फ्यूचर या डिफरेंशियल में वर्क करना है, तो उसी क्वेश्चंस को बहुत डीपली समझ के आप चाहे आप दिन में 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं बट उसको समझ के करिए। अपने अपने आप फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ के उनको सॉल्व कीजिए, देन आंसर तक पहुंचना इज अ गुड थिंग। बट क्रैकिंग इज नॉट अ वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इफ यू आर अपेयरिंग हाँ, फॉर एनी। ट्रिक वगैरह तो आपका कंपटीशन तक तो ठीक है, इंटरव्यू में तो कोई ट्रिक एग्जैक्टली काम नहीं करता, नहीं वहां वर्क तो आपका करता। नॉलेज मैटर करता हाँ हाँ, है। अच्छा एक बिकॉज चीज, क्या मैंने एमफिल हाँ का जी क्रेडिट कुछ मिला था पीएचडी में कि आपने अगर एमफिल किया हुआ है तो आपका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हाँ। रहेगा या नहीं ऐसे? ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एंट्रेंस बेस्ड था। इवन मेरे जो अभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं किसी का भी एमफिल नहीं है यहाँ पे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास एमफिल नेट और गेट है, राइट? या लेकिन मेरे पास सिलेक्शन नहीं है। आपका रिटन एग्जाम के बेस पे हुआ है। एग्जैक्टली इवन जहाँ यहाँ पे जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी एंट्रेंस से ही आगे अपना फर्दर करा ओके ठीक है, एडमिशन। उनके पास है कोई नेशनल फेलोशिप तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप रिटेन दे के आ एग्जैक्ट सकते हैं। ओके, हम्म। और इसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। हाँ जी हाँ ओके, तो इसमें जैसे आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट टाइम था, मतलब आपने फर्स्ट हाँ। अटेम्प्ट किया, तो हम्म। जैसे आपने जो स्ट्रेटजी बताया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग भी ज्वाइन हम्म। कर रखे हैं। तब मैं हम्म। स्पेशली जो सेल्फ से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ जानना चाहूंगा कि उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा कि वो कैसे प्रिपेयर करें इस टाइप के। मान लीजिए अपने शिवनादर में बहुत सारे आईटीज के कर रहे हैं, एनआईटीज के कर रहे हैं, तो वो किस टाइप से करें कि थोड़ा सा, जैसे आजकल आप देखोगे काफी क्राउड बढ़ गया है पीएचडी में एडमिशन के लिए, हर कोई हाँ। एडमिशन लेना चाहता है, ये नहीं समझ में हम्म। आता कि रियली में कौन पीएचडी करने वाला है और कौन सिर्फ डिग्री के लिए आ रहा है। तो क्राउड तो वहाँ पे हम्म। बराबर ही है, तैयारी भी कर बहुत सारे बच्चों के पास जा रहे थे फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है वो किस हम्म। टाइप से प्लानिंग करे कि थोड़ा सा उनका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए? हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कोचिंग ही कंपलसरी है, बट कोचिंग आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करता है, एक अच्छा मटेरियल जिससे आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी। दिस इज अ गुड थिंग, मैं ये नहीं कहूंगी। बट मैं ये कहना चाहूंगी जो सेल्फ प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले अपना मटेरियल इस तरीके से अपना सेट करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो हमारा सीएसआई या नेट या गेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को लीजिए। ऐसा नहीं कि आप फालतू में काफी सारा सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं कम टाइम पे, उससे आपका प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। आप कौन कौन से लाइक बुक्स को सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चंस उसके, या फिर
ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक आप गेट के पेपर्स ले लीजिए 10 years के, CSIR नेट के पेपर ले लीजिए, NBHM के पेपर, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। बिकॉज मेरा भी एकदम से क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट मेरा पहले स्ट्रेटेजी जो था वो मेरी मिस्टेक थी कि मैं पहले थ्योरी पे जाके वर्क करने का सोच रही थी, और मैंने काफी वर्क भी करा, बट उससे क्रैक होना 10 या 20 मार्क्स से मेरा रह जाता था। बट मैंने जब बाद में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, मैंने क्वेश्चंस पे वर्क करना स्टार्ट किया, देन मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थ्योरी पे मैंने जंप किया। तो इससे मेरा थ्योरी एंड क्वेश्चंस का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत हेल्पफुल रहा एग्जाम। अच्छा, आपने उस इंस्टीट्यूट में कौन सा सब्जेक्ट इंटरव्यू किया? उन्होंने कुछ पूछा होगा ना कि आपने क्या प्रिपरेशन किया, ऐसा कुछ पूछा था? हाँ हाँ, ओके, इवन हमारे इंटरव्यू से पहले ही हमें एक मेल आया था कि आपका रिसर्च एरिया, आप किस में इंटरेस्टेड हैं और किस में आप इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो मेरा एल्जेब्रा, हाँ मेरा एल्जेब्रा से था, तो मेरा वही रहा, इंटरव्यू भी मेरा एल्जेब्रा में ही प्रॉपरली लिया गया था। क्वेश्चन का लेवल क्या था, मतलब मीडियम, इजी, टफ? द थिंग इज लाइक मेरा एमफिल है, सो वो मेरा जो भी रिसर्च एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली पूछेंगे क्वेश्चन। तो मेरा जो भी थोड़ा सा बायस्ड हो गया होगा, राइट? बायस्ड इन द सेंस मींस आपने पहले एमफिल कर रखा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से या उस थीसिस से आएगा। हाँ, तो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, बट वो अब लाइक आप कोई नया एरिया है, उनको उस एरिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैंने जितना इंट्रोड्यूस किया उस 5-10 मिनट्स में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन तो कुछ भी लेवल के हो सकते हैं, राइट? सो द थिंग इज, ऐसा नहीं होता कि हमने कोई रिसर्च एरिया किया है तो हमें सब कुछ आता है। बहुत वास्ट होता है ये चीजें। तो एक मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आपका रिसर्च एरिया था मेरा उस टाइम पे। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे, एंड आई ट्राई टू प्रूव देम। और जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, कुछ सॉल्व हुए कुछ नहीं हुए, उन्होंने हिंट मुझे ट्रांसफर किया। तो द मेन थिंग इज आप उस हिंट को किस तरीके से कैच करें, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। लाइक आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, आप बताएं, मतलब इंटरव्यू के दौरान वो हिंट भी देते हैं? हिंट इन द सेंस, अगर आप स्टक हो जाते हैं सपोज कहीं पे, अगर आप डायरेक्टली कोई चीज सॉल्व करें तो हिंट का कोई पॉइंट नहीं होता है। बट इफ दे वांट कि आपसे कुछ ज्यादा पूछना चाहते हैं, तो वो कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सा चेंज करके पूछेंगे, थोड़ा सा उसको और हार्ड करने का कोशिश करेंगे। बट द थिंग इज, अगर आप स्टक होते तो आपको हिंट जरूर मिलेगा, तो वो हेल्पफुल रहता है। आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें आपको आंसर नहीं पता था या आपको उसका रिप्लाई नहीं पता, और आपने उस केस में क्या रिस्पॉन्स दिया था? जैसे कोई क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कुछ पूछा उन्होंने और उसका आंसर आपको नहीं पता या प्रूफ नहीं पता, कैसे करना होता है? देखो, हमें बेसिक्स तो पता है ना, लाइक हमने बेसिक डेफिनेशन थ्योरम्स अच्छे से करके गए हम लोग। तो ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ कोर्स या सिलेबस पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन की अगर होता तो सिलेबस ही है, लेकिन हमें नहीं आता ना इस चीज। हाँ, अगर सपोज वो क्वेश्चन रिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, आपसे कुछ पूछा, आपको नहीं पता उस प्रूफ के बारे में, बट एटलीस्ट यू कैन अप्लाई द डेफिनेशन। आप उस प्रूफ को खुद से कोशिश तो करें ना, अकॉर्डिंग टू। ऐसा प्रूफ नहीं पूछेंगे कि आपसे 2-3 पेज का है, वो छोटा सा प्रूफ है, लेकिन आपको उस डेफिनेशन को यूज करके, कुछ फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके आप डेफिनेटली वर्क करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, सपोज दैट मैंने बोला अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पीएचडी करना चाह रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को ग्रुप थ्योरी भी आता है, रिंग थ्योरी आता है। मैंने सिंपल उन्होंने पूछा, मैंने बोल दिया अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने गैलोआ फील्ड से पूछ दिया, मान लीजिए बेसिक पूछते हैं, मैं बताते गैलोआ फील्ड से पूछ दिया। अब मेरे को तो गैलोआ फील्ड में कुछ पता ही नहीं हो, पता नहीं कैसे क्या क्या होता है। अब उस केस में मैं कौन सा बेसिक, मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। मतलब इन जनरल यही होता है ना, बहुत सारी चीज ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन समझ में आएगा तब तो, अब बेसिक तब अप्लाई करेंगे ना। पता चले कि जबरदस्ती जो अप्लाई होना नहीं वो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, हो सके शायद ये भी निगेटिव इम्पैक्ट बनाता हो। Exactly. नहीं, अगर आपका प्रिपरेशन रिंग एंड ग्रुप्स में है तो आप उन्हें क्लियरली ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि गैल्वा थ्योरी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, बट मुझे इतने अच्छे से सारे थ्योरम्स या वो चीज लर्न नहीं है, या मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो आप वहाँ पे ऑनेस्टली बोलेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं पूछेंगे, वो उसी से पूछेंगे जिससे आप प्रिपेयर होके आए। तो आपको इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो भी प्रिपेयर करें वो बहुत अच्छे से करें, आपको ज्यादा कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट ये पूछे, आपकी तरफ से कोई सजेशन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कोई हिंट कैसे क्या करें?
सबसे पहली चीज कि इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है अभी एटमॉस्फेयर हमारा पीएचडी के लिए, हर कोई अप्लाई करना चाहता है। इवन इस पेंडेमिक सिचुएशन में जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है, तो लोग पीएचडी की तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप अगर कहीं नहीं हो पाता सिलेक्शन किसी भी रीजन से, लाइक आपका फर्स्ट है तो मे बी आपको डर लगे, आप अपना बेस्ट नहीं वहां पे दे पाए, तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। फर्स्ट नहीं हुआ उसको छोड़िए, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी प्रिपरेशन में, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप वहां से डिमोटिवेट होकर सेकंड भी खराब कर देंगे तो उतनी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएंगी। सो आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस को भूल के सिर्फ ये आपके माइंड में रखना है कि मुझे ये क्रैक करना है। एंड आई एम वेरी श्योर आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अप टू द मार्क है एंड आप पास्ट की चीजें नहीं सोच रहे एंड कंसिस्टेंट है अपने वर्क को लेके, और आपका ये है बस प्लान कि मुझे क्रैक करना है। तो आई डोंट थिंक सो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं एडमिशन ले पाएगा, इतनी गारंटी मैं भी देती हूँ। इसके बाद तो आपने ट्राई नहीं किया होगा कहीं? इवन मुझे कॉल्स आ गए थे इंटरव्यू के, बट मेरा प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज में शिवनाथा यूनिवर्सिटी भी था, और एंड इवन मेरे लोकेशन वाइज भी मुझे परफेक्ट लगा। सो मैंने बाद में कहीं अप्लाई करने का मतलब इंटरव्यू में अपेयर होने का सोचा नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ का भी अपने पे अपना वर्क करना था। हाँ, कंटेंट और नॉलेज भी मैटर करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिला कि नहीं, और इन्फॉर्मेशन मिला तो जो रिलेवेंट है, जो चाहिए आपको, वो चीज है कि नहीं आपके पास। लाइक मान लीजिए आपको जैसे आपको पीएचडी करना है एब्स्ट्रैक्ट में, लाइक, और आप ऐसे जगह पे कर रहे हैं जहाँ एब्स्ट्रैक्ट में कोई है ही नहीं, तो आप कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, वहाँ प्रिपरेशन ही ना होना है। ये सब चीजें भी मैटर करती है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी कोचिंग के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू हेल्प ले रहे हैं तो उसमें बुराई बिल्कुल भी नहीं। अपने नॉलेज को कैसे एनहेंस करना है उस पर वर्क कीजिए। ये मत सोचिए कि सेल्फ प्रिपरेशन इज द ओनली सोल्यूशन या फिर कोचिंग इज द ओनली सोल्यूशन। आप अपने आप को देखिए कि अभी आपका क्या है लेवल एंड आपको कितना वर्क करना है और कितने टाइम पे वर्क करना है। कंक्लूजन वही आपका हुआ कि मतलब कैसे भी आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करना है, चाहे आप कोचिंग से करें चाहे जैसे भी करें, अब वो आप जैसे कंफर्टेबल, और होपफुली फ्यूचर में मिलते रहेंगे। अब तो आप रिसर्च में आ गए तो हाँ, बिल्कुल श्योर। अब रिसर्च में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगे हम। जैसे अब एक काफी जैसे रिसर्च इसमें मिलने का ही फायदा ना कि जैसे डिफरेंट एक्टिविटी में हम भाग लेते रहते हैं ना, तो एक जैसे फ्रेंडशिप टाइप से डेवलप हो जाता है। पीएचडी में आते हैं तो बहुत कुछ होता है कि आपको एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ मेरे को एक्सपीरियंस है, दोनों क्लब करेंगे, या आप जिस टॉपिक में काम करें मैं एक टॉपिक में काम करूँ, दोनों को मिला के हो सके नया काम हो जाता है। तो ये वाला बड़ा फायदा होता है पीएचडी में। जैसे मेरा भी हमारे बन जाए उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट पेपर के लिए मैं काफी परेशान था, कितने लोगों से बहुत कुछ पूछा, कोई सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा था। आज मेरे को A to Z हर कुछ पता है, किस जर्नल में भेजना है, क्यों भेजना है, किसी में नहीं भेजना तो क्यों नहीं भेजना, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, जर्नल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जर्नल बढ़िया है हमारे लिए, इसका फायदा फ्यूचर में क्या होने वाला है, बहुत कुछ पता चल गया है। पहले मैं बेचैन रहता था कि किसी तरह पेपर पब्लिश हो जाए, यूजीसी केयर लिस्टेड में हो जाए। अब समझ में आता है कि यूजीसी क्या, एमएस का मेरे को टारगेट रखना है। बहुत सारी चीजें कि एमएस का रखने का फायदा क्या है, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, सिर्फ डॉक्टर की डिग्री लेना है तब तो ठीक है, यूजीसी केयर लिस्ट है। नहीं तो मैंने देखा यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल पेपर ऐसे होते हैं ना, अब वो लोग इसको क्यों इसने छापा है, तो वही चीज है। तो अब उसके लिए भी आपको डीप में जाना पड़ेगा, तो बहुत सारा अब तुमसे वो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाएगी बिकॉज हमारा पीएचडी का कुछ एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, वो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा इस कॉन्टेक्ट के थ्रू। अब तो चलते ही रहेगा, कोई नहीं, ठीक है तो हाँ,